हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे बीएससी एमएससी 11th-12th का टॉपिक हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता बोलते हैं। तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज जान लेते हैं कि हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है उतना ज़्यादा वो क्षमता उसका बोल सकते हैं कि कितना उसके अंदर क्षमता है, सकता है, कैपेसिटी हो सकता है। जैसे कि दो व्यक्ति हैं हमारे, क्या हो सकते हैं हम इसको, दो इंसान हैं, ठीक। तो क्या है, पहले इंसान की कैपेसिटी ज़्यादा है, दूसरे की कम है करके बोलते हैं। तो कैसे उसको कैपेसिटी को कम ज़्यादा बोल सकते हैं उसको देखते हैं। तो पहला इंसान है जिसको थोड़ा सा गुस्सा दिला दोगे तो वो तुरंत भड़क जाएगा, और दूसरा इंसान है जो जिसको थोड़ा सा भी या ज़्यादा गुस्सा दिला दोगे तो वो शांत रहता है, वो उतना भड़कता नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि कैपेसिटी किसका ज़्यादा है, जो भी भड़कता नहीं है या गुस्सा नहीं होता उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो यही होगा। तो इसी को हम हीट कैपेसिटी मतलब कि थर्मोडायनेमिक की भाषा में देखेंगे कि क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी क्या होता है। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पदार्थ द्वारा ऊष्मा के संग्रहण स्टोर की क्षमता है। मतलब कि यहाँ पे ऊष्मा जितना स्टोर कर सके उसको हम, उसकी कैपेसिटी को ही हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं, वैसा बोला जा रहा है, ठीक। जैसे कि हम क्या है, वाटर की हीट कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है। इस कारण गर्म जल का उपयोग ठंडे प्रदेशों में मकानों के आंतरिक गर्मी के लिए धातु के पाइपों द्वारा प्रभावित कर की जाती है। ये हुआ, मतलब कि जो वाटर होता है उसकी हीट कैपेसिटी अधिक बोला गया है। वैसे ही जो सेंड रेत की निम्न धारिता के कारण दिन के समय मरुस्थल काफ़ी गर्म एवं रात्रि में काफ़ी ठंडी होती है बोल रहा है। मतलब कि जल की ऊष्माधारिता अधिक बोला जा रहा है यहाँ, और रेत का जो ऊष्माधारिता मतलब कि हीट कैपेसिटी है वो कम बोला जा रहा है। तो इसलिए जो रेत सेंड होता है मरुस्थल में दिन के समय बहुत तुरंत गर्म हो जाता है और रात्रि में ठंडी हो जाती है, वो उसका रेत जो होता है, उसी को हीट कैपेसिटी बोला गया है। अब हीट कैपेसिटी थर्मोडायनेमिक्स कैसे पढ़ेंगे उसको देखते हैं। जब किसी वस्तु ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाता है तो वस्तु में हीट का परिमाण या डायमेंशन टेम्परेचर के समानुपाती होता है बोल रहा है। मतलब ऊष्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा ऊष्मा देंगे हम किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को, उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक। जैसे कि हम वाटर को गर्म करते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं तो वो थोड़ा सा गर्म होगा, लेकिन जितना ज़्यादा उसको ऊष्मा दिया जा रहा है, जितना ज़्यादा गर्म करा जा रहा है, वो उबलते जाएगा। तो सीधा क्या लिख सकते हैं हम, डी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती dt बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस समानुपाती स्थिरांक को हमें हटाना है, तो उसके जगह एक वर्ड यूज करते, एक लेते हैं c करके। तो डी क्यू इज इक्वल टू सी डी टी हो जाएगा। तो सी हमारा जो लिए हैं यहाँ पे, सी क्या हो रहा है उसको देखते हैं। सी होता है समानुपाती स्थिरांक, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, और जिसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता को हम अब क्या से शो करेंगे, सी से शो करेंगे, और सी होता है कैपिटल वाला, कैपिटल सी को हम हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो अब देखो, अगर C का मान चाहिए तो ये dt क्या कर देंगे, इसको नीचे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वस टू डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। ये नया इक्वेशन आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 1, ठीक है। तो अगर आपको हीट कैपेसिटी क्या है परिभाषा पूछता है तो यहाँ तक काफ़ी है देने के लिए, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो आगे और पढ़ेंगे उसमें पूछेगा, ठीक है। तो C इज इक्वस टू होता है डी क्यू बाई डी टी, उष्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक। तो अब देखते हैं वर्ड में, इसी को वर्ड में ले लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, किसी पदार्थ सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी प्रति डिग्री ताप टेम्परेचर पर डिग्री में वृद्धि के लिए आवश्यक हीट का डायमेंशन है या परिमाण है। सामान्यतः सब्सटेंस की मात्रा 1 ग्राम मोल ली जाती है, 1 ग्राम मोल लेंगे, और इस परिस्थिति में हीट कैपेसिटी
मोलर हीट कैपेसिटी कहलाती है। अगर 1 ग्राम मोल लेते हैं तो कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या कहला जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा। ये तो सिंपल सा हीट कैपेसिटी था। अब मोलर हीट कैपेसिटी मतलब कि 1 ग्राम अगर मोल ले लेते हैं तो वो हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं बोल रहा है। तो मोलर हीट कैपेसिटी का परिभाषा क्या होगा? पदार्थ के 1 ग्राम मोल के तापक्रम में या टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन की वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण या डायमेंशन है बोला जा रहा है। तो कभी कभी हीट कैपेसिटी ना पूछकर मोलर हीट कैपेसिटी और विशिष्ट हीट मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछा जाता है। तो ये है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी का। अब हीट कैपेसिटी की इकाई क्या होती है उसको देख लेते हैं। ठीक, तो 2 इकाई से करते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन या कैलोरी पर मोल पर केल्विन लिया जाता है। यूनिट हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है? जूल पर मोल पर केल्विन या कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है। तो पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान पर यूनिट मास की हीट कैपेसिटी विशिष्ट ऊष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या सिर्फ स्पेसिफिक हीट कहते हैं बोल रहा है। यह ऊष्मा का वह परिमाण डायमेंशन है जो पदार्थ के 1 ग्राम के तापक्रम में 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन वृद्धि कर दे। यह है, तो इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले वाला क्या था? सिंपल सा हीट कैपेसिटी था, फिर मोलर हीट कैपेसिटी देखे, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखे। तो यहाँ पे 3 तरीके से परिभाषा पूछा जा सकता है, या तो हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट देख लेते हैं, जूल पर केजी पर केल्विन या किलो कैलोरी पर केजी पर केल्विन, और इसे हम क्या से निरूपित करेंगे? एस से निरूपित करते हैं करके बोला जा रहा है। ये हुआ। तो इसके लिए फार्मूला देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, सॉरी, ठीक है। तो एस इक्वल टू हो जाएगा dQ/dt, तो था ही, बस सिंपल सा मोलर मतलब कि एम से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, ये हुआ। तो dQ को अगर मान चाहिए तो ये एम डी टी कहाँ चला जाएगा? एस के जहाँ चला जाएगा, तो dQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? MS/dt हो जाएगा। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो सब्सटेंस द्वारा अवशोषित ऊष्मा एब्जॉर्ब्ड हीट dQ एक पथ फलन है, पाथ फंक्शन है। क्या पाथ फंक्शन? दोनों होता है। एक तो आपका ऊष्मा होता है जिसे Q से डिनोट करते हैं, और एक होता है आपका वर्क जिसे W से डिनोट करते हैं। इन दोनों के अलावा पाथ फंक्शन नहीं होता, सभी के सभी स्टेट फंक्शन होते हैं। अतः इसका मान प्रक्रम प्रोसेस के पथ पर निर्भर डिपेंड करता है बोल रहा है। पथ फंक्शन है तो पथ पे डिपेंड करेगा, स्टेट फंक्शन है तो स्टेट पे डिपेंड करेगा, जनरली सी बात है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके लिए कि ऊष्माधारिता जो हीट कैपेसिटी है उसका कैसे निर्धारण कर सकते हैं, या डिटर्मिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी कैसे कैसे कर सकते हैं। तो 2 तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो गैसीय पदार्थों के लिए ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी का निर्धारण डिटर्मिनेशन 2 अवस्थाओं में किया जा सकता है। पहला है आपका वॉल्यूम को स्थिर मतलब कि कांस्टेंट रखकर, और दूसरा है प्रेशर को कांस्टेंट रखकर। तो इस प्रकार गैसों को 2 ऊष्माधारिताएं होती है। पहला है आपका स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, जिसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे शो करते हैं CV से, और दूसरा होता है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और जिसे डिनोट करते हैं CP से। ये हुआ। तो इन दोनों को हमें पढ़ना है। अब इन दोनों में रिलेशन भी बताना है कि क्या होता है करके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है ये, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकार का देखने के लिए सबसे पहले प्रकार का डिटर्मिनेशन करेंगे हम। पहला है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, या क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। हीट की वह मात्रा या अमाउंट जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी सब्सटेंस का 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उस पदार्थ की स्थिर आयतन पर हीट कैपेसिटी कहलाती है या ऊष्माधारिता कहलाती है। इसे CV से निरूपित करते हैं। 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं तो जो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा तो उसे CV से डिनोट कर देंगे, और जो भी कांस्टेंट प्रेशर पे होगा उसे CP से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो अब जो नया इक्वेशन था, जो क्या था, पहले हम सबसे पहले क्या निकाले थे? C = dQ/dt निकाले थे। तो ये हो रहा है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कि स्थिर आयतन पर। तो क्या सोल्व कर देंगे? नीचे में
भी और यहाँ क्यू पे भी शो कर देंगे। तो हमारा एक नया इक्वेशन जनरेट हुआ, सी वी इज इक्वल्स टू डी क्यू वी बाई डी टी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 1। ये हुआ। अब जो ये है डी क्यू भी, उसको क्या बोलते हैं उसको देखा जा रहा है। तो डी क्यू भी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम द्वारा अवशोषित ऊष्मा एब्जॉर्ब्ड हीट का परिमाण है। एब्जॉर्ब हो रहा है इसीलिए ये प्लस साइन है। अगर ये इमिशन मतलब कि उत्सर्जन होता तो क्या हो जाता, वहाँ पे नेगेटिव हो जाता। ये हुआ। तो अतः उष्मागतिकी हम जानते हैं, उष्मागतिकी प्रथम नियम कहीं पे भी यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ हमें पता है क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डेल वी। अब यहाँ पे नया टर्म शो हो रहा है भी, कांस्टेंट पे भी है, मतलब कि स्थिर आयतन पर ले रहे हैं, इसी के कारण यहाँ पे डी क्यू वी इज इक्वल्स टू डी यू वी प्लस पी डेल वी लिख दिए हैं। इसको मान लिए हैं इक्वेशन नंबर हम 2। अब क्या कर देंगे, ये 1 है, ये हमारा 2 है, तो इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो डी क्यू वी का मान यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रख देते हैं। ऊपर पे क्या रख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, सी वी इज इक्वल्स टू डी यू वी प्लस पी डी डेल वी बाई डी टी। ये रख दिए, सिंपल, कुछ नहीं किए हैं, 2 का मान 1 में पुट कर दिए हैं। अब क्या बोला जा रहा है, यहाँ आयतन स्थिर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए आयतन परिवर्तन डेल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 है, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डी भी क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। तो नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, सी भी इक्वल टू डी यू, ये बचा है, और नीचे में क्या बचा है, डी टी बचा है। तो नया इक्वेशन जनरेट हो गया यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे, तो ऊपर में भी है तो इसको पूरा कोष्ठक में भी लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी वी इज इक्वल्स टू डेल यू बाई डी टी, और पूरे का होल का कांस्टेंट क्या हो जाएगा, फी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 3। इक्वेशन नंबर 3 तक समझ आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो, ठीक, क्योंकि हम वही कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आंशिक अवकलन मतलब कि पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं। तो डेल यू बाई डेल टी भी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि यू आयतन तथा दाब का फलन है, ठीक है। यू क्या है आपका, जो वॉल्यूम और क्या है, टेम्परेचर का फलन होता है बोल रहा है। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ, यू क्या है, फलन होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, उसी को बोला जा रहा है, इसी के कारण इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो स्थिर आयतन पर हीट कैपेसिटी आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी में तापमान द्वारा होने वाले वृद्धि की गति है बोला जा रहा है। अब हमारा ये इक्वेशन आ गया है, चलो इसको कर लेते हैं हम इक्वेशन। ये नया इक्वेशन जनरेट हुआ हमारा, मतलब कि सी वी का फार्मूला पुट हो गया, निर्धारण कर लिए हम कि सी वी होता है डेल यू बाई डेल टी कांस्टेंट वी, ठीक है। पहला निर्धारण हो चुका है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता का निर्धारण। अब दूसरा करते हैं, पहला क्या हुआ, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का निर्धारण हुआ है, स्थिर आयतन मतलब कि सी वी, और स्थिर दाब पर ऊष्मागतिकी का निर्धारण क्या हो जाएगा, ऊष्माधारिता का निर्धारण क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। हीट की वह अमाउंट या वह मात्रा जो कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सब्सटेंस का 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उसे उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है, उसे उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे सीपी से निरूपित करते हैं। तो वहाँ पे भी किए थे, वहाँ पे बस ये स्थिर दाब की जगह पे क्या कर देते, स्थिर आयतन कर दिए थे। दोनों का परिभाषा सेम है, बस दाब और आयतन क्या है, अलग अलग है। तो स्थिर दाब पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा 2 प्रकार से खर्च होती है। पहला कैसे खर्च होगा, सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, और दूसरा होगा तापमान वृद्धि से गैस में प्रसार एक्सपेंशन या आयतन में वृद्धि होने के कारण तंत्र द्वारा बाह्य कार्य करने में। इन 2 तरीके से खर्च हो सकता है बोल रहा है। तो सीपी का मान सीवी से बाह्य कार्य के बराबर अधिक होता है। यह बाह्य कार्य आयतन में वृद्धि का कारण होता है, मतलब कि सीपी का मान सीवी से जो बाह्य कार्य करेगा उसका
अंतर मतलब कि अधिक होगा CV से। ठीक, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, Cp इज इक्वल टू स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस गैस द्वारा किया गया बाह्य कार्य। ये जो बाह्य कार्य है उसी के कारण ये अधिक होगा, CV से बोल रहा है। तो Cp इक्वल टू स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन मतलब कि क्या हो जाएगा, डेल V बाई डेल टी P। वहां पे भी था, यहाँ पे देखो P है और आंतरिक ऊर्जा में बोल रहे हैं तो आंतरिक ऊर्जा डेल U है और प्लस बाह्य कार्य। तो बाह्य कार्य का पहले हम निर्धारण मतलब कि डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि बाह्य कार्य होता क्या है, फिर ये इक्वेशन नंबर 4 में हम उसको पुट कर देंगे। तो बाह्य कार्य का पहले निर्धारण कर लेते हैं, क्या होगा, माना कि किसी तंत्र सिस्टम का वॉल्यूम भी है, उसका ताप dt बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि dv है, तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि dv बाई dt होगी या डेल v बाई डेल टी होगी बोला जा रहा है। तो प्रसार में हुआ कार्य मतलब कि एक्सपेंशन में जो भी कार्य वर्क हो रहा है उसको क्या से शो करेंगे, P इंटू डेल वी बाई डेल टी से शो कर देंगे। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर हम 5। यहाँ वर्क सिस्टम द्वारा आसपास होता है इसलिए W का मान क्या हो रहा है हमारा, धनात्मक हो रहा है, बोला मतलब कि पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव लिख सकते हो आप। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 जो आया है हमारा ये वाला, इक्वेशन 5 का मान इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर, 4 क्या था ये देखिए, ये बाह्य कार्य का अब निर्धारण हो गया है। ये देखो P डेल V को यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे यहाँ पे। तो पहले क्या था, Cp इक्वल टू डेल U बाई डेल टी कॉन्स्टेंट P प्लस P डेल V बाई डेल टी, इसी को तो लिखे हैं जी। ये इस इक्वेशन नंबर 6 कर देते हैं, ये हुआ। अब देखो लेकिन हम जानते हैं एंथैल्पी भी किसी कुछ इक्वेशन होता है एंथैल्पी का, उसको लिख लेते हैं। तो एंथैल्पी ये देख सकते हैं H इज इक्वल टू U प्लस P भी होता है। अब ये एंथैल्पी को हम क्या करेंगे, T के सापेक्ष स्थिर दाब कांस्टेंट प्रेशर पर डिफरेंशियल या अवकलन करने पर। ठीक है, तो कैसे करते हैं, T के सापेक्ष, अगर किसी के सापेक्ष करना है तो उसको क्या कर देते हैं, उसको नीचे में रखते हैं और जिसको भी कांस्टेंट करते हैं उसको क्या करते हैं, कोष्ठक में बंद करके उसको नीचे में लिख देते हैं कांस्टेंट ये है करके। तो एंथैल्पी को अगर हम देखें तो कैसा होगा, उसको देखो T के सापेक्ष में है तो देखो डेल H बाई डेल टी लिखे हैं और कांस्टेंट क्या आ रहा है हमारा, प्रेशर आ रहा है, तो इसलिए P लिख दिए हैं। तो डेल H बाई डेल टी लिखेंगे क्योंकि सापेक्ष में T है, तो सभी के नीचे देखो, सभी के नीचे T T T T करके शो कर देंगे, ये हुआ। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 6 जो भी आपका एंथैल्पी है उसी को कर रहे हैं ना हम। तो अब देखो ये डेल एच और यहाँ पे दो फंक्शन है तो उसको कैसे करते हैं उसको देखो। तो u के लिए क्या करेंगे, डेल u बाई डेल टी कॉन्स्टेंट प्री प्लस लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का अवकलन करना है, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन नहीं करना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, p प्लस भी है तो डेल v बाई डेल टी और कॉन्स्टेंट p हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे सापेक्ष वाला रहता है तो ऐसा अवकलन करेंगे, सापेक्ष वाला रहता है उसको नीचे कर देंगे और कांस्टेंट में पूरे का कांस्टेंट लगा देते हैं, ये हुआ। तो अब देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 7। अब इक्वेशन 6 एवं 7 इक्वेशन 6 व 7 से को संयुक्त मतलब कि ऐड कर देते हैं तो क्या होगा उसको देखो, चलो देखते हैं यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 6 और जो 7 आया है उसको देखो, राइट साइड दोनों का बराबर है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड दोनों का बराबर हो सकता है। या आप अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि इक्वेशन नंबर 7 का मान इक्वेशन नंबर 6 में रखने पर, या आपको ऐसा समझ नहीं आया तो ऐसा लिख सकते हो, इक्वेशन 7 का मान इक्वेशन 6 में रखने पर। ठीक है, तो कैसे रखेंगे देखो, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो इक्वेशन देखो, डेल एच ये पूरा का पूरा मान यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे जो है हमारा ये राइट साइड का पूरा मान इसको हम पुट कर सकते हैं ना। तो क्या आ जाएगा नया इक्वेशन हमारा, Cp इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी पी, नया इक्वेशन जनरेट करेगा। ठीक है, तो यही तो लिखे हैं जी, देखो यहाँ पे। ठीक, या तो राइट साइड लिखो या लेफ्ट साइड लिखो, देखो दोनों लिख दी हूँ मैं यहाँ पे, यही होगा। या तो आप सीधा का सीधा वहाँ पे संयुक्त कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, या
7 का जो इक्वेशन 7 का मान है उसको सीधा रख सकते हो 6 में। तो नया इक्वेशन जनरेट होगा हमारा Cp इज इक्वल्स टू डेल एच बाई डेल टी कॉन्स्टेंट P, और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 8। ये इतना तक समझ आ गया। अब इसको थोड़ा सा वर्ड में बोल सकते हैं। अतः किसी तंत्र या सिस्टम की स्थिर दाब या कांस्टेंट प्रेशर पर ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी एंथैल्पी में तापमान द्वारा होने वाली वृद्धि की गति है, यही बोला जा रहा है। इसको हम वर्ड में बोल के, ये हो गया। अब देखो एक नया वर्ड अभी आ गया, Cp का भी हम निर्धारण कर लिए, डिटर्मिनेशन कर लिए हैं कि Cv का क्या होता है और Cp का क्या होता है। तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं। क्या क्या था हमारा, Cv था आपका डेल U बाई डेल टी भी, और यहाँ पे Cp क्या है हमारा डेल H बाई डेल टी पी। अंतर क्या आ रहा है आप देखोगे तो इसमें ऊपर में डेल U आ रहा है और इसमें डेल H आ रहा है, और यहाँ पे कांस्टेंट V है और यहाँ पे कांस्टेंट P है। ये हो गया, दोनों डिटर्मिनेशन हो गया, मतलब कि दोनों का निर्धारण कर लिए। अब इन दोनों में Cp और Cv में संबंध दर्शाएंगे, तो उसका स्टार्ट करते हैं। अब नया Cp एवं Cv में संबंध, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसका। जब कोई गैस स्थिर आयतन पर गर्म की जाती है और उसका तापमान 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है तो दी गई ऊष्मा गैस की केवल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है तथा कोई कार्य नहीं होता है, बोला गया है। लेकिन यदि किसी गैस को स्थिर दाब पर 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए गर्म किया जाता है तो दी गई ऊष्मा गैस की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा देती है, ये बोला गया है। साथ साथ गैस का आयतन बढ़ने से कुछ बाह्य कार्य भी करती है। हम बोले थे कि Cp बड़ा होता है Cv से करके, जो बाह्य कार्य था उसी से। इस बाह्य कार्य को करने के लिए तापमान में वृद्धि प्रयुक्त हुई ऊष्मा के अतिरिक्त कुछ और ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए स्थिर दाब पर ज्ञात की गई ऊष्माधारिता Cp स्थिर आयतन पर ज्ञात की गई ऊष्माधारिता Cv से सदैव अधिक होती है। लिख सकते हो Cp बड़ा होता है Cv से, इसको हम डिटर्मिनेशन कर रहे थे, निर्धारण कर रहे थे, तो पता कर लिए थे, ये हुआ। तो आप जानते हो या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, Cp का मान कितना होता है और Cv का मान कितना होता है करके। तो Cp का ये निकाले थे और Cv का ये निकाले थे। अब दोनों में इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर देते हैं, Cp माइनस कर देते हैं Cv से, ठीक है। तो बड़ा को करते हैं छोटे से माइनस, तो Cp बड़ा है तो Cp माइनस Cv कर देंगे। तो डेल H बाई डेल टी P माइनस डेल U बाई डेल टी V को घटा देते हैं। अब हम इसको डिराइव करेंगे। तो हमें पता है कि एंथैल्पी का क्या फार्मूला होता है, H इज इक्वल्स टू U प्लस PV होता है। अगर परिभाषा के रूप में देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम का गुणनफल, वह ऊष्मा जो आंतरिक ऊर्जा दाब और आयतन का गुणनफल के योग के बराबर होता है करके बोल सकते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 3, ये हुआ। अब इक्वेशन नंबर 3 फिर वही है, टी के सापेक्ष स्थिर दाब पर अवकलन करने पर, इसको पहले भी कर चुके हैं, तो हमारा यही आया था। देखो इसी वीडियो में करे हैं हम, टी के सापेक्ष स्थिर दाब पर अवकलन, एंथैल्पी था उसको, तो हमारा नया इक्वेशन आ गया 4। अब इक्वेशन 2 एंड 4 को संबंधित करने पर, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था देख लो, ये देखो, ये इक्वेशन नंबर 2 था और ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 है। तो वही है हमारा, देखो कि अगर हम दोनों को क्या करते हैं, संबंधित कर देते हैं, तो क्या आएगा, तो लेफ्ट में क्या है, Cp माइनस Cv आ गया हमारा, ठीक। तो डेल H बाई डेल टी P के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं ना हम, तो इस वैल्यू को हम उठा कर ले जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या हो जाएगा, डेल U बाई डेल टी और P हो गया, प्लस ये आया था P डेल V बाई डेल टी कॉन्स्टेंट P, और इक्वेशन 2 में ये पार्ट है, तो ये वाला पार्ट को हम जैसा था वहाँ पे उठा करके लिख दिए हैं। तो नया इक्वेशन आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। इतना तक समझ आया, ठीक है, आगे बढ़े। चलो तो फिर देखते हैं। अब हम जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा होता है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फलन होता है, तो इस तरीके से लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन को जो आया है हमारा U इक्वल्स टू F T और V, उसको कर देते हैं U एक पूर्ण अवकलन है, जिसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं, बोला जा रहा है
तो अब लिख देते हैं, कैसे इसका करते हैं आकलन उसको देखते हैं। देखो डेल यू लिख देना, फिर क्या कर देना है हमें, एक बार यू यहाँ पे लिख देना, एक बार डेल यू यहाँ पे लिख देना। ठीक, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है, वैसे मान सकते हैं हम। ठीक, तो क्या कर देंगे, एक बार नीचे में ये वाला फर्स्ट को लिख देंगे dt और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे dt। दूसरे बार क्या करेंगे, उसी फंक्शन को लिख देंगे डेल v और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे डेल v को। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो चलो देखते हैं ये जो फंक्शन है हमारा उसको कैसे शो करते हैं। तो लिख देंगे u है तो डेल u इज इक्वस टू, दो बार डेल u लिख देते हैं। ठीक है, अब नीचे में कैसे करेंगे, एक बार ये फंक्शन को, एक बार ये फंक्शन को। पहला है तो पहला लिख देते हैं डेल टी और दूसरे में डेल भी लिख देते हैं। ये हुआ। अब क्या कर देंगे, इसको कोष्टक बंद कर देंगे दोनों। अब क्या है कि इसी को जैसे जिससे डिवाइड किए उसी से मल्टीप्लाई कर देना, और डेल भी से डिवाइड किए थे तो डेल भी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हुआ। अब कांस्टेंट में क्या रखेंगे उसको कैसे करें, कि अगर नीचे में dt है तो इसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा भी, दूसरा फंक्शन, और दूसरा फंक्शन है यहाँ पे तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट कर देंगे। तो क्या कांस्टेंट रह जाएगा, यहाँ पे t है तो v को कांस्टेंट कर देंगे, v है तो t को कांस्टेंट कर देंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब समझ आया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन जिसको डिवाइड किए हो उसी से मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड में क्या करेंगे, जिससे डिवाइड किए उसी से मल्टीप्लाई, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट फंक्शन को क्या कर देंगे हम, कांस्टेंट ले लेंगे। तो ये नया इक्वेशन जनरेट हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 के दोनों पक्षों में dt से भाग लगाकर स्थिर दाब कांस्टेंट प्रेशर पर लागू करने पर, ये जो इक्वेशन नंबर 6 आया है, दोनों साइड मान लो देखो दिख रहा होगा, ये और ये और ये एक एक दिख रहा है, उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, dt से भाग दे देते हैं और कांस्टेंट प्रेशर पर। तो क्या हो जाएगा, देखो du था उसको dt कर देंगे, dt था उसको dt कर देंगे, नीचे में dv था उसको भी dt कर देते हैं। तो ये भाग हो जाएगा और कांस्टेंट क्या रख देते हैं, p रख देते हैं। और जो दो पहले से था उसको हम जैसा है वैसा ही रखेंगे, उसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, du बाई dt कांस्टेंट p, और ये तो पहले से ही था। अब देखो, अब इसको आप यहाँ पे dt था, उसको dt इसको कट जाएगा, तो इसलिए ये जीरो रख दिया, जीरो हो गया है। तो जीरो तो नहीं हुआ है, 1 हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको शो नहीं की हूँ। तो क्या किए हैं, du बाई dt v प्लस, इधर क्या था du बाई dv t था तो उसको रख दिए हैं, और क्या था dv था तो dv बाई dt और कांस्टेंट में प्रेशर रख दिए। यही किया है इक्वेशन नंबर 7 को। तो हमारा इक्वेशन नंबर 6 को इस तरीके से किए हैं, dt से भाग लगाकर स्थिर दाब पर लागू करने पर। तो हमारा इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त हुआ, मतलब कि 7 आया है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 था और इक्वेशन नंबर 7 को जोड़ देते हैं, या आप लिख सकते हो इक्वेशन 7 का मान इक्वेशन नंबर 5 में रखने पर करके। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या था, देखो du बाई dt p, इसी का देखो du बाई dt ये आया है। तो आप अगर लिख सकते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 7 का मान इक्वेशन नंबर 5 में रखने पर लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या है 5 देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से है, तो बस इसी का मान रख देते हैं हमारा। तो क्या हो जाएगा, देखो रखोगे तो cp, यहाँ पे छोटा कर देते हैं, कैसा होगा उसको देखते हैं। तो क्या है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो cp माइनस cv था ही, तो यहाँ पे cp माइनस cv है, प्लस लेफ्ट साइड में क्या है, डेल यू बाई डेल टी पी है तो उसको लिख दिए हैं। अब राइट साइड में जैसा है, देखो ये जैसा है वैसा ही ये है ना, तो जस्ट उतार दी हूँ मैं फर्स्ट 5 का इक्वेशन। अब 7 में राइट हैंड साइड में ये है तो ऐसा ही जैसे का तैसे वैसे उतार दी हूँ। ये हुआ, ऐसे जोड़ने का तरीका है। और प्लस जोड़ रहे हैं तो प्लस प्लस करेंगे जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। अब जो भी कट रहा है उसको कटाओ, जो भी बच रहा है उसको बचाओ। तो कटाते हैं, चलो देखते हैं क्या क्या कटेगा। देखो अगर हम देखें तो क्या क्या कटेगा देखते हैं। ये वाला और ये वाला कटेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में है तो काट देते हैं इसको। और क्या है, देखो यहाँ पे डेल यू बाई डेल टी कॉन्स्टेंट भी दोनों है, प्लस माइनस में है तो ये दोनों कटेगा। तो क्या बचा उसको लिखो, ये बचा है सी पी माइनस सी वी, लेफ्ट साइड में सी पी माइनस सी वी बचा। राइट साइड में क्या बचा है, पी डेल भी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट पी, तो ये लिख दिए हैं। और क्या बचा है, ये दोनों पार्ट बचा है, तो ये दोनों पार्ट को जैसे है वैसे लिख दिए हैं। तो इक्वेशन नंबर हमारा 8 आ गया है।
इतना तक समझ आया। फिर अब क्या करेंगे, देखो यदि गैस आइडियल है और 1 मोल है, तो मतलब कि आइडियल है और 1 मोल है तो क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू RT होता है। नहीं तो क्या होता था, n मोल गैस के लिए PV इज इक्वल्स टू NRT लिखते हैं। तो 1 मोल है तो n की जगह 1 रखना है, तो PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो इक्वेशन 9 का स्थिर कांस्टेंट प्रेशर पर T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, अगर T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे P हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का अवकलन, फिर RP मतलब कि DT बाई DT होता, तो ये DT कट गया तो इसलिए यहाँ पे, और ये P था वो इसको इधर ले आए। तो अगर आप लिख सकते हो तो अवकलन करने पर ऐसे होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का अवकलन बाई DT और कांस्टेंट P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RT। यहाँ पे DT बाई DT होता लेकिन ये दोनों कट गया इसलिए DT नहीं लिखे हैं। तो ये हमारा आ गया नया इक्वेशन नंबर 10। अब देखो इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 8 को देखोगे तो कुछ सिमिलर लग रहा होगा। क्या सिमिलर लग रहा है, P डेल V बाई डेल टी P, और यहाँ पे भी P डेल V बाई डेल टी P, इसके जगह R है तो ये वाला मान हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 8 में। ये हुआ तो इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर देंगे और थोड़ा सा और देखते हैं इसका मान क्या हो सकता है वहाँ पे। तो हम जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए डेल U बाई डेल टी V इज इक्वल्स टू डेल U बाई डेल V कांस्टेंट T इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये हम जूल का नियम में प्रूव करेंगे। अभी फिलहाल इतना होता है आदर्श गैस के लेकर के, जानते रहिए ये जूल का नियम है उसमें प्रूव करेंगे। तो हमारा डेल U बाई डेल V T क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट 0 होगा ना, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा आपका। तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा क्या क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। यही होगा तो पूरा का पूरा पार्ट 0 हुआ तो क्या होगा हमारा, देखो इक्वेशन अब क्या है, बोल रहा है कि इक्वेशन 10 एंड 11 का मान इक्वेशन 8 में रखने पर, मतलब कि इन दोनों का मान हम 8 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका 0 हुआ रखेंगे तो, और इसका मान अभी क्या पुट किए हैं, R रखे हैं तो यहाँ पे R हो जाएगा सिंपल। तो क्या हो जाएगा हमारा CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, नया इक्वेशन आ गया। और हमें फाइंड क्या करना था, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। तो ये टॉपिक इतना में ख़त्म होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा कि जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, आपका सीधा बोलेगा कि स्थिर ताप पर हम किस तरीके से ऊष्माधारिता कैलकुलेट कर सकते हैं, या सीधा क्वेश्चन देगा CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R सिद्ध कीजिए, प्रूव्ड कीजिए करके। ये हुआ क्वेश्चन 1। और क्या पूछ सकता है, CP क्या है, CV क्या है, इसको निर्धारण किस तरीके से कर सकते हैं, जो हम पहले निर्धारण किए थे, CP का मान क्या था और CV का मान क्या था। या पूछ सकता है CP का फार्मूला क्या होता है, CV का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला क्या लिए थे हम CP का था डेल H बाई डेल टी कांस्टेंट P, और CV का था डेल U बाई डेल टी और कांस्टेंट V। तो ये दोनों पूछ सकता है, या ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा दिमाग में छप जाना चाहिए। फिजिक्स में भी पूछता है, केमिस्ट्री में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, CP एंड CV डिटर्मिनेशन और दोनों में रिलेशन, और CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R क्या होता है सिद्ध कीजिए करके पूछता है। ये आता है क्वेश्चन आपका 4 या 5 नंबर का। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, पूरा क्लियर हो चुका होगा शायद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।